चलिए, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में आपने पहले ना सुना हो या देखा ना हो, या इसको खुद जो है स्टूडेंट लाइफ में है तो खुद इसको झेला ना हो। हम में से जितने लोग हैं वो सब कभी न कभी किसी न किसी स्टेज पे एग्ज़ाम जो है ना स्ट्रेस का शिकार होते हैं। और ये जो स्ट्रेस है वो बहुत कॉमन स्ट्रेस है, लेकिन उस समय लोग नहीं समझ पाते और उस समय जो है इस स्ट्रेस को ही अपना पूरा लाइफ कई बार समझ लेते हैं, लाइफ समझने की भूल कर बैठते हैं। तो हम लोग आज जो है इसी टॉपिक पे कुछ जो है चर्चा करेंगे कि हम आखिर इस स्ट्रेस को कैसे ख़त्म करें, या ख़त्म ना कर सकें तो कम से कम इतना कम कर दें कि उसका असर हमारी पढ़ाई और सेहत पर ना हो। तो इसी को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। तो आप सब लोगों का जो है स्वागत है। और चलिए चर्चा में हम लोग देखते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन हो जाए तो अच्छा है। तो जितने बच्चे हैं या जितने छात्र या अभ्यर्थी हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, अगर कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं अपने टॉपिक को लेता हूं कि हम लोग आखिर इस स्ट्रेस को कैसे कम कर दें। तो मैंने इसको 3 भागों में बांटा है और कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात करूंगा जिसके ज़रिए इस स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। और इथिकल वैल्यूज़ को हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि विदाउट इथिक्स जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं लाइफ में पिछड़ते ही चले जाते हैं। तो इथिक्स की बात हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने जो है टॉपिक को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम स्ट्रेस होता क्या है। तो देखिए, जैसे एग्ज़ाम की घोषणा हुई, इसके बाद पढ़ाई के अलावा दिमाग में दूसरी बातों का आना ये दिखाता है कि हमें एग्ज़ाम स्ट्रेस हो रहा है। तो एग्ज़ाम स्ट्रेस से बचा कैसे जाए और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे एग्ज़ाम में खूब अच्छे मार्क्स आए और सिलेक्शन हो जाए, या फिर एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स आ जाएं कि बाकी की लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए मैंने 3 जो है स्टेप बताए हैं। वो एग्ज़ाम से पहले का समय होता है ना, जैसे एग्ज़ाम से पहले का काल, प्री एग्जामिनेशंस का काल होता है हमारा। एग्ज़ाम से पहले ना, एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से पहले। दूसरा है हमारा कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के समय, ड्यूरिंग एग्ज़ाम है ना, यानी एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम के समय, और आफ्टर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद, आफ्टर एग्ज़ाम मतलब परीक्षा लिख देते हैं, एक ही बात है, परीक्षा के बाद। तो ये 3 चीज़ की स्ट्रेटजी जो है ना हमारे पास एकदम से क्लियर होनी चाहिए और बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर मेरे से इस बारे में बात करिए, नीचे कमेंट करिए। और कई बार कॉल तो मैं उठाता ही हूँ, लेकिन व्यस्तता भी होती है और बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, तो कॉल हर बार उठाना संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर एक ही तरह के क्वेश्चन अगर बार बार आएंगे, या 10 से ज़्यादा लोग अगर एक ही तरह का क्वेश्चन करते हैं, तो मैं फिर उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले का एक टाइम होता है। तो एग्ज़ाम से पहले जो है ना, देखो क्या है ना कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। पढ़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई कैसे है, स्टडी कैसे की जाए, इसको लेकर के तो पूरा वीडियो क्या, पूरा हर चीज़ बनाया जा सकता है। तो एग्ज़ाम से पहले का काल जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण काल होता है, और उस समय पढ़ाई निश्चित ही करनी चाहिए और ढंग से करनी चाहिए। तो एग्ज़ाम से पहले हमेशा ये ध्यान में रखने हैं कि नोट्स पहले बन जाने चाहिए। नोट्स जो है ना वो हर चीज़ के पहले बन जाने चाहिए। नोट्स क्या है, नोट्स बनाने का कुछ तरीका होता है, एकदम सिंपल तरीका। जैसे एग्ज़ाम जब नहीं हो रहा होता है उस समय हम लोग किताबों से इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, नहीं इतना पढ़ते हैं, खूब ज़्यादा लगातार। जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है, हम लोग अपने कंटेंट को छोटा करते हैं, फिर उसको और छोटा किया। जैसे एग्ज़ाम में अगर 3 महीना बाकी है तो इतना पढ़ेंगे, वही 1 महीना बाकी है तो इतना पढ़ेंगे, अगर 15 दिन बाकी है तो इतना पढ़ेंगे, और अगर 1 सप्ताह बाकी है तो इतना पढ़ेंगे। और जिस दिन एग्ज़ाम होना उस दिन बस 1 पेज के बराबर बस कंटेंट होना चाहिए। ये एक तरीका होता है। अगर ये नहीं समझ में आए तो मुझसे दोबारा बोलिएगा, मैं दोबारा इस मामले में मदद दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से मदद दूंगा।
तो ये जो है ना, नोट्स पहले प्रिपेयर्ड होने चाहिए। नोट्स जो है ना, जिसमें कि कीवर्ड हो, शॉर्ट हो, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। प्री एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम से पहले क्लासेस रेगुलर लेनी चाहिए, ठीक है। क्लासेस रेगुलर, वो भी ऑफलाइन क्लास हो तो बेस्ट है। ऑनलाइन क्लास को मैं अच्छा नहीं मानता, क्योंकि उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ टीचर बोलते हैं, आप सुनते हैं। जैसे कि जो छात्र होता है ना, उसके पास कई सारी समस्याएं होती है, निजी लाइफ की भी प्रॉब्लम होती है, तो ऑफलाइन टीचर से वो उन समस्याओं के ऊपर में कभी कभी बात करता है और सब बात शेयर करता है। और एक टीचर है ना, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस मामले में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो सीक्रेट्स होते हैं वो टीचर के पास होते हैं, और वो किसी को नहीं बताता, कई बार पेरेंट्स को भी नहीं बताते, तो वो बहुत कॉमन है। तो टीचिंग जो है वो एक बहुत मैच्योर वर्क है, इमेच्योर लोगों का ये काम भी नहीं है, और सस्ते लोगों का तो काम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सबसे पहले क्लासेस जो है वो ऑफलाइन मोड में होनी चाहिए, जिसमें कि बच्चों का जो भी स्ट्रेस लेवल कभी चल रहा होता है ना, तो बच्चे शेयर करते हैं, बताते हैं। कई बार जो है ना, वो जिस एज में होते हैं उस एज का प्रॉब्लम होता है। जैसे सीनियर लोग हैं तो कई बार रिलेशनशिप की प्रॉब्लम भी उनको होती है, कई बार घरेलू समस्याएं होती है। तो एक अच्छा जो गाइड होता है ना, टीचर का मतलब क्या हो गया? टीचर का मतलब हो गया फ्रेंड, फिलोसफर, फिलोसफर एंड गाइड, ठीक है। ये हो गया एक टीचर होने का मतलब, ये तीनों एक व्यक्ति में होता है, तो वो होता है एक अच्छा टीचर, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। और वहाँ पर जाकर के बच्चों को प्री एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। एग्ज़ाम से बहुत पहले का समय कैसे मेंटलिटी को मेंटेन करें, एग्ज़ाम तो है नहीं, तो स्ट्रेस होता नहीं है। उस समय क्या है कि मैक्सिमम लोग अपना सारा समय यहाँ वहाँ घूमने में व्यस्त रहते हैं, या फालतू के चक्करों में पड़े रहते हैं, कई बार आपस में मारपीट में उलझे रहते हैं, कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उलझते हैं। तो यहाँ पर ना शिक्षक की भूमिका होती है कि बच्चों को रेगुलर पढ़ाए, रेगुलर करे। अगर बच्चा कम एज का है, अगर अच्छी गुड एज का है, तो उनको ना अपना रूटीन बना करके रूटीन लाइफ जीना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ की हवा बहे वहीं पे निकल लिए। अगर कहीं जाना भी हो, जैसे अगर दीपावली, छठ है या शादी भी हो, तो पहले अपना स्टडी पूरा करना चाहिए, पूरा अच्छे से, फिर इसके बाद जाना चाहिए। दरअसल हम लोग क्या जानते हैं कि दो चीज़ होती है लाइफ में, एक क्या है, जो स्टूडेंट लाइफ में, एक मस्ती और एक है पढ़ाई। दोनों ज़रूरी है, पढ़ाई और मस्ती दोनों ज़रूरी है। तो अगर मस्ती पहले कर ली तो उस समय ध्यान रहेगा पढ़ाई पे, तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, पढ़ नहीं पाएंगे। तो क्या है, पहले क्या है, पढ़ाई को निपटाना है, खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई को निपटाना है, इसके बाद मस्ती के सेक्शन पे जाना है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या करना है, मस्ती और पढ़ाई में घालमेल नहीं करना है। पहले किस पे जाना है, मस्ती पे जाना नहीं, मस्ती पे नहीं जाना है, पहले पढ़ाई कर लेनी है, तो क्या मस्ती का भी आनंद आएगा, है ना। तो ये चीज़ है, शादी ब्याह हो या कुछ भी हो, या कुछ भी हो, क्या करना है, पहले पढ़ाई को ध्यान रखना है कि भाई पढ़ाई पर पहले ध्यान देना है, ठीक है। तो ये रहा, रेगुलर वे में पढ़ाई करने से क्या होता है, स्ट्रेस जो है वो ख़त्म होता है हमेशा ही। तो पढ़ाई क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, कोई दिन गैप नहीं होना चाहिए। इवन संडे को भी 3-4 घंटे पहले रिवीजन करके इसके बाद ही आगे कुछ पर करना चाहिए। और रिवीजन प्लान और बाकी चीज़ों के लिए तो मुझे लगता है कि अलग से फिर क्लास लेने की ज़रूरत होगी। अब देखते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम। अब ठीक है, पढ़ लिया, समझ लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है, तो इसकी तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ड्यूरिंग एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के समय क्या होता है, देखिए, मैं छात्र हूँ, हमेशा छात्र ही रहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कभी इतना नॉलेज होगा कि मैं खुद को टीचर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के श्रेणी में ला पाऊँगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं पढ़ने को और सीखने को कि एक जन्म तो काफ़ी नहीं है। तो मैं कभी भी, मुझे नहीं लगता कि कभी भी मैं हर चीज़ को सीख पाऊँगा, और सीखना संभव भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। फिर भी कई लोग हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उनका लेवल अलग है, मैं उस लेवल का नहीं हूँ। लेकिन मेरा लेवल इतना तो है कि जो भी बढ़िया छात्र हैं उनको मैं सही रास्ते पे बहुत आराम से ले जा सकता हूँ, सफलता दिलाने में। जैसे कि IITs वगैरह के रिजल्ट मेरे कारण हुए, या फिर 2000 से ऊपर स्टूडेंट्स को मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जिस समय पढ़ाया तो बहुत अच्छा रहा। या कई सारे अधिकारी हैं जो भी बिहार सरकार में या सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छे अच्छे पदों पे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं, वो सब हमारे छात्र रहे। कई बार जब हमारे मतलब पाँव वाँव छूते हैं तो कई बार मैं बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ, लेकिन उतना भी नहीं, कई बार बहुत तरीके से मैनेज करते हैं उन सब चीज़ों को। पाँव वाँव छूने का अपने यहाँ जो कस्टम है ना, वो बिहार भर ही है, और मेरा ज़्यादा टाइम बाहर गुजरा है, तो कई बार लोग जब पाँव छूते हैं तो मैं थोड़ा शाई हो जाता हूँ, वो अलग इशूज़ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कंफर्टेबल है,
मैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम की बात कर रहा था। तो एग्ज़ाम के समय में क्या आता है, एग्ज़ाम के समय में जैसे एग्ज़ाम के पहले खूब ज़्यादा पढ़ने का बहुत मतलब नहीं है, रिवीजन पहले हो चुका होता है। लेकिन जैसे एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर आने का टाइम होता है या एग्ज़ाम कल है परसों है, तो एक स्ट्रेस फील होता है। स्ट्रेस फील होता है तो क्या करना चाहिए उस समय, रूटीन पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, जैसा रूटीन है ना उसी के अनुसार से पढ़ना चाहिए, रूटीन वे में पढ़ना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रूटीन वे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे रोज़ पढ़ते हैं उसी की तरह एग्ज़ाम से पहले पढ़िए आराम से और बहुत तरीके से पढ़िए। ये मत सोचिए कि ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, तो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, जिग जैग नहीं करना है। ठीक है, रूटीन वे में पढ़ना है। कैसे, ड्यूरिंग एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के समय में, ड्यूरिंग एग्ज़ाम के टाइम में, और एग्ज़ाम का जैसे 1-2 घंटा पढ़ा हो, एक 2 घंटा का टाइम हो आने में, तो कई बार लगता है कि हमें नहीं आता कुछ भी, कई बार लगता है कि दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। आज भी कई बार मैं भी पेपर देता हूँ हमेशा ही, तो कई बार मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर आने से पहले कि दिमाग पूरा ब्लैंक है, कुछ नहीं आता कि अरे कुछ। उस समय कोशिश ही नहीं करनी चाहिए कि सब कुछ रिकॉल करने की। ब्रेन जो है ना हमारा, वो सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा एडवांस हमारा ब्रेन है। कंप्यूटर उसके सामने कुछ है ही नहीं। वो जो कुछ देखता है, सुनता है, समझता है, सबको याद रखता है, सबको रिकॉल करने की कैपेसिटी उसके पास होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कई सारे सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में जो महान लोग थे उनको मैंने सुना है, देखा है और जाना है। और कई बार मैं आउट ऑफ कंट्री भी था, तो वहाँ भी मैंने देखा था लोगों को। और कई बार आप खुद भी नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप कोई जो सवाल हो या कोई सारा प्रॉब्लम है, जब उसको उठा के जब बनाना शुरू करते हैं ना, तो दिमाग सभी चीज़ को रिकॉल कर लेता है बहुत आराम से। लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे तो ऐसे आपको वो सब चीज़ें ध्यान में नहीं आएगी। तो इसके लिए तो अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन क्या है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम एकदम शांत बने रहना है, भले कुछ ना याद आ रहा हो, कोशिश ही नहीं करना है दिमाग पे स्ट्रेस डालने की, एकदम कूल रहना है। आसपास के लोगों से बातचीत नहीं करना है, अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट नहीं करना है, या कोई नया आदमी है उसके साथ जान पहचान नहीं बढ़ाना है, या किसी से कम्युनिकेट ही नहीं करना है, एकदम शांत रहना है। ठीक है, ड्यूरिंग एग्ज़ाम। फिर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो क्वेश्चन पेपर भले आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, भले क्वेश्चन पेपर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन कोशिश, अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो कोशिश ये करना है कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। जो क्वेश्चन सबसे बेहतरीन तरीके से आता है उसको सबसे पहले, इसके बाद जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता उसके बारे में भी अपना दिमाग यूज़ करके कुछ ना कुछ लिखने का कोशिश करना है। सब्जेक्टिव पेपर में एग्जामिनर के ऊपर में एक ऑब्लिगेशन होता है कि अगर अच्छा सा कॉपी अगर भरा हुआ है तो उस पर वो कुछ ना कुछ मार्क्स देते चलता है। इवन बीपीएससी और यूपीएससी पेपर का भी यही ट्रेंड देखा गया है। कई एग्जामिनर होते हैं जो कट कर देते हैं, ऐसे कट करते हैं, उसका अलग कहानी है। लेकिन मैट्रिकुलेशन में हमेशा जो है कुछ इस तरह का टिक लगा करके कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। हर मैट्रिकुलेशन में हो गया, इंटर में हो गया, ग्रेजुएशन में हो गया, पीजी में हो गया, वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है ना रिलीवेंट, अगर मैथमेटिक्स नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो कुछ मार्क्स मिलते हैं। अगर मैथमेटिक्स है तो उसमें क्या स्टेप के नंबर मिलते हैं। मैंने बताया था कि इंजीनियरिंग में मेरे मैथमेटिक्स में 100 में 100 मार्क्स आए, M1 में, M2 में, M3 में, M4 में, M5 में, M6 में, ये मैथमेटिक्स 1 से लेकर 6 तक में लगातार मेरे 100 में 100 मार्क्स आए थे। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था। बैचमेट और बहुत सारे लोग मुझे समझदार समझते थे, लेकिन मैं उतना समझदार अभी भी खुद को नहीं मानता हूँ। मेरे नंबर इसलिए आए क्योंकि जैसे कि इंटरनल एग्जामिनेशंस में मैं स्टेप बाय स्टेप कोई सवाल को सॉल्व करता था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। उस तरह मेन एग्जाम में भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता था। तो स्टेप में अगर लास्ट में आंसर गलत भी है ना, तो इसके बहुत कम 0.1 भी नंबर काटे जाते हैं या 0.2 नंबर ही काटे जाते हैं। और ओवरऑल अगर वो 0.5 नंबर तक कटे या 0.8 नंबर भी कटे अगर, तो 1 नंबर नहीं काटा जाता था, उसके जगह पे पूरे नंबर दे दिए जाते थे। 0.9 नंबर भी अगर कटा है ना, तो ही पूरे नंबर मिलते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इंटरनल में और एक्सटर्नल में दोनों में पूरे नंबर आए तो फुल 100% मार्क्स मिल गया। तो मैंने गलतियां तो की, कितनी 10 गलतियां की मैंने, लेकिन 0.1, 0.1, 0.2, 1 कटा तो पूरे नंबर आ गए। ठीक है, तो 100% मार्क्स आ गए। तो ये इशूज़ रहा। तो कभी भी, और दूसरी बात ये है कि मैंने पूरे एग्ज़ाम में कभी भी, कोई भी एग्ज़ाम था, मैट्रिकुलेशन से लेकर इंजीनियरिंग, एमटेक या फिर जो भी एग्ज़ाम रहा, मैंने कभी भी अपने आस पड़ोस के किसी दोस्तों से कोई बात नहीं की। जो किया खुद किया, अपने से किया। ऐसा नहीं किया कि हमेशा 100% ऑनेस्ट रहा, ऐसा भी नहीं है।
लेकिन हाँ, इस तरह का कभी नहीं एक्टिविटी रहा कि मुझे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकाल दिया गया हो या किसी टीचर ने या किसी ने टोका हो। पूरा डिग्निटी मैंने मेंटेन किया और नंबर हमेशा बहुत आए। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब एग्ज़ाम जैसे हो जाता है ना, कूल रहना है, जो भी क्वेश्चन है अपने खुद करना है। तो होता क्या है कि अगर अगल बगल से ताक झांक में लग गए तो हमारे ब्रेन की जो रिकॉल करने की कैपेसिटी है वो पूरी ख़त्म हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। तो हमें जो आया हुआ चीज़ है ना वो भी हम भूल जाते हैं और कभी भी लाइफ में उसको नहीं सीखते। बिहार का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ चीटिंग को प्रमोट किया जाता है। ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर वो चीटिंग करना जैसे ही छोड़ देंगे बच्चे, उनके मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे। तो चीटिंग छोड़ने के लिए क्या होता है कि हम लोग बराबर उसका बोलते हैं मॉक दीजिए, मॉक दीजिए, मॉक एग्ज़ाम दीजिए। अरे क्या है, मॉक एग्ज़ाम को एग्ज़ाम मान के करना है? तो हम ऑफलाइन क्लासेस में यही तो करते हैं कि खूब सारा मॉक कराते हैं खूब सारे बच्चों का, कि और उसको चेक करते रहते हैं। सामने में चेक किया कि करते 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 बच्चों का अभ्यास हो गया कि हाँ ठीक है, इस तरह से होगा, अच्छा बढ़िया है। तो वो चीज़ है, ये ऑनलाइन में ये सब सुविधा नहीं मिलती है नॉर्मली। अब देखते हैं आफ्टर एग्ज़ाम की बात है, लेकिन ऑनलाइन को भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अब समय है हाइब्रिड का, ना ऑनलाइन बढ़िया ना ऑफलाइन बढ़िया, दोनों का मिक्सअप बढ़िया है। जैसे कि हमेशा नहीं मिल सकते तो जो है ऑफलाइन क्लासेस बढ़िया है। अब आफ्टर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ना, अब स्ट्रेस में खुद को नहीं लाना है, अपना ज्योतिष खुद नहीं बनना है कि हमने वो सवाल गलत कर दिया या वो छूट गया या ये हो गया वो हो गया। एग्ज़ाम के दौरान कूल रहना है, एग्ज़ाम के बाद एकदम कूल रहना है। अफ़वाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे बोलेंगे कि मेरा फलाने जगह सेटिंग है, ये सेटिंग है, वो सेटिंग है, ये क्वेश्चन पेपर ला देगा, वहाँ से ये फिजूल का चीज़ है। लाइफ का चार्म ही ख़त्म हो जाता है। एग्ज़ाम हमेशा ईमानदारी से देना चाहिए और एग्ज़ाम के बाद भी ना फुल्ली ऑनेस्ट रहना चाहिए। जो ईमानदारी से बच्चे देते हैं ना, फ्रेमिंग करते हैं आंसर की, फिर उनके आंसर में पता चल जाता है एग्जामिनर को कि अच्छा इसने ईमानदारी से दिया है कोई। अच्छा, जैसे 3-4 कॉपी की हुई कॉपी आती है ना, जैसे हमारे पास ही कॉपी आई जिसमें कि बच्चों ने कॉपी कर रखा है एक दूसरे से, फिर 2 कॉपी देखने के बाद जो है मन भरना जाता है, अरे यार क्या यार, काटो यार, हद है, थोड़ा भी गलती है तो काटो यार, चलते चलो। लेकिन वहीं पे एक ऑनेस्ट कॉपी आती है जिसमें क्वेश्चन का अरेंजमेंट और बाकी अलग है, तो उसमें क्या नॉर्मली ज़्यादा एग्जाम देता है। और देखो मैं बताऊं कि मैंने आरटीयू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की कॉपी काफ़ी दिन चेक की है, इंजीनियरिंग की कॉपी काफ़ी दिनों तक, बहुत ज़्यादा। एक ही बार ऐसा हुआ था कि एक कॉलेज के बच्चे का चीटिंग का केस मतलब कि समझ में आया था, जिनकी कॉपी मिल रही थी। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस मैंने सबको काट के सबकी जगह पे 0 मार्क्स बैठा दिए थे, जो इंस्ट्रक्शन था। तो कोई भी टीचर है ना, और कोई भी प्रोफेसर या कोई भी हो, वो कभी भी चीटिंग करने वाले बच्चों को कॉपी में भी पसंद नहीं करता। तो एक दूसरे से ताक झांक करके अगर मान लो कि अभी अगर पास भी हो गए या किसी भी एग्ज़ाम में, तो बाद में तो उसका नुकसान देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसे लग जाता है कि सेंटर सेट है या बाकी चीज़ है। तो इसलिए कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। नहीं चीटिंग करके हम लोग अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं और बढ़ाना भी चाहिए। और बाकी अभी की का सेशन इतना ही रखते हैं। बाकी कोई अगर प्रश्न हो तो नीचे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस बारे में जो है सब सवालों को लूँ और सब सवालों के जवाब जो है ना नेक्स्ट वीडियो में दे दूँ। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।